इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा वही उसका जवाब देगा। दूसरा बच्चा उसकी हेल्प नहीं करे या फिर कुछ भविष्य के डॉक्टर मेरे सामने बैठे हैं, है ना? तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जल्दी हो क्या? अटेंडेंस भी लगाते रहे हैं अपनी और हमारी बात को भी सुनते रहेंगे आज से। आओ बेटा, यहीं से शुरू कर लेते हैं। स्फिंक्टर ऑफ कोडाई कहाँ पाया जाता है? स्फिंक्टर ऑफ कोडाई कहाँ स्थित होता है? नेक्स्ट, स्फिंक्टर ऑफ कोडाई कहाँ होता है? ड्यूडेनम के स्टार्टिंग में। कहाँ होता है फरहान? आ जाओ। नहीं पता है। नेक्स्ट। हाँ जी, नहीं पता। नेक्स्ट। नो। उससे आगे नहीं पता है। नेक्स्ट। हाँ, कहाँ होता है? नहीं पता। हाँ, आप बताओ। ये सामने पूछ लो, सामने। कहाँ बेटा? कहाँ बोल रहा है ये? डुओडेनम की बॉल में। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ होता है? कितने बच्चों को पता है? आप हाथ खड़ा करो, इधर का मोहल्ला तो पूरा फेल हो गया। यहाँ से लड़कों की लाज बचाने वाले भी 3 बच्चे हैं अभी। हैं? हाँ बेटा, कहाँ होता है? हिपेटो पैंकेटिक एम्पूला। हिपेटो पैंकेटिक एम्पूला में होता है। बैठ जाओ। इन बच्चों को पता है हिपेटो पैंकेटिक एम्पूला कहाँ होता है? पहले तो ये बताओ। इधर पता है किसी को? ये भी नहीं पता है। अच्छा, कल कितने बच्चे आए थे इधर से? हाथ खड़ा करो, कितने बच्चे आए थे? इतने बच्चे आए, इन्होंने पढ़ा और पता नहीं है। इधर वालों को कितनों को पता है कहाँ होता है ये? वो तो बताएंगे जिन्हें इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई पता है, क्योंकि इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई जब हिपेटोपैंकेटिक एम्पुला में है तो हिपेटोपैंकेटिक एम्पुला भी पता होगा उन्हें कहाँ है। आपको पता है? यस, बताओ। जहां पे कॉमन बाइल डक्ट। कौन? कॉमन बाइल डक्ट और पैंकेटिक डक्ट आपस में मिलके जो कॉमन क्या बनाती हैं? हिपेटो पैंकेटिक डक्ट बनाती हैं। उसका सिरा जो डुओडेनम में खुलता है वो फूल जाता है थोड़ा सा, और वही कहलाता है हिपेटो पैंकेटिक एम्पुला, और उस पे ही होता है स्फिंक्टर, है ना? बैठिए। नेक्स्ट सवाल हमारा, स्फिंक्टर क्या होते हैं? 1 2 3 4। हाँ भाई, तुम बताओ। हाँ जी। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो सभी बाइडायरेक्शनल होता है, और
और कौन बता रहा था? तो एक जना था। बाई डायरेक्शन मूवमेंट होता है। और हाँ, दैट इज द सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट। स्फिंक्टर में सिर्फ एक ही तरफ का राइट। वो तो बाल होते हैं, वो तो बाल में होगा। स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ वॉलंटरी होते बैठिए। हैं, कुछ इनवॉलंटरी। रिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स विथ बाई डायरेक्शनल ओपनिंग इज कॉल्ड स्फिंक्टर, है ना? रिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स, दे मे बी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, है ना? रिएक्टर में भी दो होते हैं बस। हाँ। कार्डिक स्फिंक्टर कहाँ होता है? कार्डिक स्फिंक्टर कहाँ होता है? दो बच्चे, तीन, इधर से नहीं, ये बच्चा तो बता ही रहा है आज, ये याद करके आया। हाँ, राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। अब राइट पैंकेटिक डक्ट में कार्डियक स्फिंक्टर, क्या बोल रही है लड़की? हाँ, इसमें स्टमक और हाँ, तो फिर ये बोलना इसोफेगस, इसोफेगस स्टमक के जिस पार्ट में खुलता है उस पार्ट पे कार्डिक स्फिंक्टर पाया जाता है। इसे लोअर गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर भी कहते हैं। बैठिए, सारे स्फिंक्टर पता होने चाहिए, है ना? अच्छा, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर बताओ कहाँ होता है? सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपको, कहाँ क्या क्या है भाई। अच्छा, इधर से, हाँ लड़कियों, ये स्टमक जहां डुओडेनम में खुलता है वो ओपनिंग कंट्रोल्ड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर, है ना? बैठिए, इलियोसिकल स्फिंक्टर कहाँ होता है? इलियोसिकल स्फिंक्टर कहाँ होता है? सारे बच्चे देख रहे हैं फटाफट। हिस्टोलॉजी, अभी तो मैंने फिजियोलॉजी में आया ही नहीं मैं, अभी तो हिस्टोलॉजी चल रही है जो आसान होती है। अगर कोई बच्चे हैं पढ़ने वाले, बाकी बच्चे तो बस नहीं पढ़ रहे हैं। ये बता रहा है, वो बता रही, वो हाँ, तो बता। इलियम जहां सीकम में ओपनिंग करता है इट इज गार्डेड बाय इलियोसिकल स्फिंक्टर। एक इलियोसिकल वाल्व भी होता है, ये कहाँ होता है? हैं? ये आपसे नहीं है प्रश्न, आपका काम हो गया, बैठ जाओ। इलियोसिकल वाल्व भी तो होता है, ये कहाँ होता है? उसी के पास। मैंने कहा था इलियोसिकल ओपनिंग जो है डबल गार्डेड होती है, वन बाय इलियोसिकल स्फिंक्टर एंड अदर इज इलियोसिकल वॉल। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में बैक्टीरिया या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या लाभदायक बैक्टीरिया पाए जाते हैं? एक बच्चा, दो, तीन, क्या नाम आपका? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम, हाँ आप बताओ बेटा कहाँ होते हैं? आपने हाथ खड़ा किया था। सर लार्ज इंटेस्टाइन के जो आखिरी पार्ट है ना। लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट में, देख लो कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट में तो रेक्टम पहुंच जाएगा, नो सर, सीखा। तो वो तो प्रारंभिक पार्ट हुआ क्या नहीं? यस सर। तो फिर इसलिए मैंने कहा था कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा, देख लो। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम पोर्शन है उसमें पाए जाते हैं किन्हीं दो बैक्टीरिया के नाम बता सकते हैं क्या? जो पाए जाने वाले किन्हीं दो बैक्टीरिया के नाम,
एक लड़की ने हाथ खड़ा किया है, एक स्टूडेंट है हमारा जो हमारा इज्जत रख लेगा थोड़ी बहुत, कोई आके पूछने लगे आपसे कि भाई क्या पढ़ रहे हो बायो में, हाँ बेटा बताओ। स्टीरिया कोलाई, ई कोलाई भी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, एंड स्ट्रेप्टोकोकस और टाइप है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी फीकेलिस, स्ट्रेप्टोकोकस फीकेलिस लाभदायक बैक्टीरिया है। कैसे हैं ये मोहल्ला तो ऐसा है एक बच्चे को छोड़ के, जैसे कोई कीर्तन सुनने आया है ना, बस। अच्छा ये बताओ, अब इधर से ही सवाल है, इधर से इसके अलावा कोई बताएगा बच्चा, तो मैं मानूंगा कि भाई आप भी हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं, कुछ लेके जाते हैं यहां से। ये बैक्टीरिया लाभदायक क्यों कहे गए हैं, ऐसा क्या कर देते हैं ये, क्या कर रहे हैं ये, लाभ का कौन सा काम कर रहे हैं ये बताओ, लाभ का कौन सा काम ये बैक्टीरिया कर रहे हैं, कोई बताओ। इधर से तो नहीं, इधर इधर से पूछा था मैंने, इसके अलावा भाई क्या हो गया तुझे, डाउन होगी बैटरी, बस गड़बड़। हाँ इस लड़की ने भी हाथ खड़ा किया, हाँ विटामिन बी, विटामिन बी, B12 और बी वन बी, नहीं B12 नहीं। देखो सर तुम्हें याद करने का तरीका, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, और अब इसे वन और टू को मिला दो दोनों को, विटामिन बी 12, विटामिन के, है ना, इनका सिक्रीशन होता है इन बैक्टीरिया के द्वारा। विटामिन के क्यों जरूरी है, अब तो हाथ खड़ा हो गया उसका, हाँ बता। ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, इसलिए ज्यादा एंटीबायोटिक्स भी नहीं खानी चाहिए, ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से हमारे ये बैक्टीरिया भी मरते हैं, क्या होते हैं, और ये तो लाभदायक बैक्टीरिया है। तो आपको डिसेंट्री भी लग जाती है, इसलिए डॉक्टर साहब कभी आपको अगर एंटीबायोटिक खिलाते हैं तो लैक्टोबेसिलस एक टैबलेट जोड़ देते हैं उसके साथ, कि भैया जो बैक्टीरिया मर रहे हैं वो भी बचे रहेंगे। या आपको दही खाने की ज्यादा सलाह देते हैं डॉक्टर कि भैया दही खाइए, आपने एंटीबायोटिक खाई, 5-6 दिन का कोर्स किया, पता लगा आपको तो पेट लूज हो गया, कहेंगे मेरा पेट लूज हो गया। तो ये लूज तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में थे वो मर गए, हाँ, और वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, है ना। अच्छा इसके अलावा और भी बातें हम पूछने जा रहे हैं जो हमने आपको पढ़ाया उसमें से। फरहान आज कोई जवाब नहीं आया तुम्हारी तरफ से, कुछ पढ़ लिख के आते हो, पढ़ा। एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं हम, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, सब बच्चे हाथ खड़ा करें जितनों को पता है, वेयर इज द ब्रूनर्स ग्लैंड अकर, एक दो तीन चार, किताबें आगे खुली हुई हैं तब बताया जा रहा है ना, बिना बुक्स के नहीं बता रहा है कोई भी ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ है। चलो इधर से भी एक हाथ खड़ा हुआ था, किसका हुआ था, आपका, बता दो चलो कहाँ है, हम देख लेते हैं, बताओ, अरे बता दो, गलती बता दो, कुछ तो बोल दो, हैं, म्यूकस में, क्या बोल रहा है ये, हैं, स्टमक में, स्टमक में होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, क्या ये बच्चा सही कह रहा है, सही नहीं कह रहा है, तो कहाँ होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, ये लड़की बताएगी, ये हाँ कहाँ होती है बेटा आप बताओ, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में,
ड्यूओडेनम के सब म्यूकोसा में। अब मेरा प्रश्न यही आ जाएगा, सब म्यूकोसा कौन सा रीजन है भाई, कहाँ है सब म्यूकोसा ड्यूओडेनम में? ये तो पता होगा सबको। वेयर इज सब म्यूकोसा? The second layer from inner side of alimentary canal, the layer is called submucosa. उसे क्या कहते हैं हम? सबम्यूकोसा। अच्छा, एक और प्रश्न आ गया मुझे। हिस्टोलॉजी की जब बात चल रही है तो एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। देखो, ये पूछा जाता है, आपने कितनी ध्यान से हमारा लेक्चर सुना था? स्टमक की जो हमारी दीवार है, स्टमक की दीवार, उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मसल्स होती है। मसल्स की एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। वो कौन सी मसल्स है, उनका नाम आपको बताना है। कौन बताएगा? एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। हाँ बेटा बताओ। ओब्लिक मसल्स। कौन सी मसल्स? क्योंकि जनरली पूरी अगर हम एलिमेंट्री कैनाल देखें तो दो ही प्रकार की मसल्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और एक सर्कुलर मसल्स। लेकिन हमारे स्टमक की दीवार में एक तीसरी मसल्स भी मौजूद है जिसे हम कहते हैं ओब्लिक मसल्स। अब मेरा प्रश्न आ जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा स्टमक में क्यों? स्टमक के साथ इतने रियायत क्यों कि एक और एक्स्ट्रा मसल्स उसे दे दी गई भाई? कौन बताएगा? नहीं बताया था हमने, एक हाथ तो आया है। हाँ बेटा बताओ। इसकी वजह से नहीं, एचसीएल की वजह से नहीं। हाँ, हमने ये पूछा है कि स्टमक में ओब्लिक मसल्स की एक एक्स्ट्रा लेयर है, वो क्यों है? सोचो क्या हुआ था स्टमक में? एसिड हानि ना पहुंचाए। एसिड पहुंचता है मस्कुलर लेयर तक, मस्कुलर म्यूकोसा तक पहुंच जाता है एसिड, है वहां पहुंच जाता है एसिड। वाह, मसल्स हैं बेटा वो। चलिए अभी देखते हैं, अभी एक प्रश्न और आ गया दिमाग में, कोई बच्चा नहीं बोलेगा। स्टमक की दीवारों में, स्टमक की जो भीतरी दीवार है उसमें मूवमेंट होते हैं ना? उनका नाम बताना है। उन मूवमेंट्स का क्या नाम है, क्या कहलाता है वो मूवमेंट? स्पेशल नाम होता है उसके लिए। इधर हाथ, इधर हाथ, इधर भी हाथ है एक। अच्छा, इधर का पिछला मोहल्ला भी हमारा कुछ गड़बड़ कर रहा है आजकल। एक दुसार ने एक सवाल का जवाब दे दिया था, बस उसके बाद नहीं है, काम आ रहा है। और इधर, ये तो बहुत सरल सवाल है, बहुत आसान प्रश्न है। हाँ, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट तो है वो, लेकिन एक विशेष अभियान चलाया जाता है इस मूवमेंट के द्वारा। उसका नाम क्या है? बच्चों ने बता दिया था, जब तो मुझे सवाल आया वो। चर्निंग। क्या होता है? चर्निंग में एक्स्ट्रा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, और चर्निंग करने के लिए ही बच्चे बता रहे थे, दो बच्चों ने पकड़ ली थी बात, ये आगे बैठे हुए हैं, ओब्लिक मसल्स पाए जाते हैं, है ना? ज्यादा भोजन के साथ बनाना। ठीक। अच्छा, इधर से एक प्रश्न। अब इधर से कोई आवाज नहीं आएगी, ये भी नहीं बोलेगा बिल्कुल भी। फरहान तुम्हारे से शुरू करते हैं। बेटा, हमारे बक्कल कैविटी में जब सलाइवा मिल जाता है, जो हम अपनी टीथ से उसे च्यूइंग करते हैं, बाइटिंग करते हैं, मैसिकेट करते हैं, तब उस भोजन को क्या कहते हैं? कोई नहीं बोलेगा। इधर से सवाल है। हाँ, तुम्हारे से ही पूछा था मैंने तो। बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। इधर से ही फिर सवाल है, ऐसा ही है। ये बोलस जब हमारे स्टमक में जाता है
जाता है ना स्टमक में? Yes, sir. तो स्टमक में क्या मिलता है उसमें बेटा? कलेक्टिवली नाम बताओ उस चीज का। तुम्हारे सबके नाम नोट करूंगा मैं इधर वाले के जो जवाब नहीं दे रहे, और तुम्हें बस आउट करने वाला मैंने कहा तो क्या शक्ल देखने आ रहे हैं। बोलस में क्या मिलता है? ये बहुत सरल सरल प्रश्न पूछ रहा हूं मैं भाई। स्टमक में गया बोलस, Yes, sir. उसके उसके साथ कुछ मिलेगा, चर्निंग हुई है, Sir. चर्निंग में कुछ मिलेगा, उस पदार्थ का नाम बताइए जो उसमें मिलेगा। उसका सामूहिक रूप से, अलग अलग करके नहीं, उसे सामूहिक रूप से एक नाम दिया गया है, Sir. उसका नाम बताना है। गैस्ट्रिक जूस, नाम सुन लिया तुमने? वेरी गुड। कहां से निकलता है गैस्ट्रिक जूस? है बेटा पकड़ लेंगे हम, हमें पता लग जाता है। नाम पता था गैस्ट्रिक जूस का है, लेकिन ये नहीं पता गैस्ट्रिक जूस कहां से निकलता है बेटा गैस्ट्रिक जूस? है कहां से निकलता है? कोई बताएगा इधर से? नहीं, इधर से गैस्ट्रिक जूस इधर से बताना। हाँ, इसके अलावा तुषार के अलावा और कोई बता रहा है पीछे? तू बता रहा है? नहीं, वो बताएगी तुषार। ये हाँ हाँ बता। गैस्ट्रिक जूस लीवर से निकलता है। हाँ, अबे तुझे खुद तो सोचना था। इसका मतलब नहीं नहीं, तुझे ये तो पता ही नहीं कि गैस्ट्रिक जूस कहां से निकलता, तुझे ये भी नहीं पता लीवर से क्या निकलता है। इसका मतलब दो गलतियां कर रहा है तू, है ना? गैस्ट्रिक जूस है, कहां से निकलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। गैस्ट्रिक जूस कहां से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। बैठ जाओ। अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ही मुश्किल है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इसका कंपोजिशन क्या होता है? क्या क्या चीज होती है इसमें? गैस्ट्रिक जूस निकला ना, Yes, sir. गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला, इसमें होता क्या क्या है ये बताओ जरा। एक ही लड़की बस, बता बेटा। सब सुनो ध्यान से, ये जो मैं रिवाइज करता हूं ना बेटा सवालों को, ये इसलिए नहीं कि मुझे कुछ सुनने का शौक है ना, या मुझे याद नहीं है। मैं इसलिए सुनता हूं कि आप सुने और जो कच्चा पक्का आपके याद है उसे रिवाइज करके पक्के हो जाए। हाँ बेटा बोलो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें, यस। पेप्सिनोजन होता है उसमें, Yes, like it. गैस्ट्रिक लाइपेज उसमें होता है, प्रोरेनिन उसमें होता है, और एक मेन कंपोनेंट रह गया जो सबसे ज्यादा होता Yes. है सबसे ज्यादा। एक वो कहना दिया था लेंदेरा, सबसे जो ज्यादा चीज है वो भूल गए जो सबसे आसान है, और वो होना ही चाहिए है। पेप्सिनोजन तो बता दिया, पेप्सिनोजन हो गया, रेनिन हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया। एक और क्या है जो सबको घोल के रख रहा है? मेन चीज एंजाइम, है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। नहीं भाई, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम तो यही है। अरे म्यूकस होता है उसमें, यस सर। है? क्या होता है मेन? म्यूकस से शुरुआत किया करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बजाय। तो सबसे पहले क्या है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर पेप्सिनोजन। अगर मैमल का है और बच्चे का है तो उसमें हम क्या कह देंगे? प्रोरेनिन भी है। अगर बच्चे का ही है तो उसमें क्या कह देंगे? गैस्ट्रिक लाइपेज भी है, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। क्लियर? अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा। देखो इधर से सवाल है और जो बच्चे कल आए होंगे उन्हें बताना पड़ेगा ये सवाल। बहुत आसान सवाल है, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। हमारी बक्कल कैविटी का पीएच कितना, मान कितना होता है जब डाइजेशन करते हैं? कितना होता है पीएच मान? 6.8। 6.8। और स्टोमक का कितना होता है? 1.8। ठीक है, चलो इतना तो याद था आपने, अच्छी बात है। याद आ रहा है सब बच्चों को? रिवीजन हो रहा है थोड़ा थोड़ा या नहीं हो रहा है? अच्छा, हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए, है ना? ये रिवीजन जरूरी है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल के कितने पार्ट होते हैं ये तो कोई भी बता देगा, इंटर पास किया हुआ बच्चे कोई भी बता देगा। हाई स्कूल में पढ़ा देते हैं ये बात तो हम। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं ये तो आपसे पूछ रहा हूं मैं। यस सर। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से?
क्रम से बताओ, एक तरह से पकड़ो, या तो नीचे से पकड़ो या शुरू से पकड़ो। हाँ, इलियम, जेजुनम एंड आप बताए। हाँ, क्या क्या है, तू बता, कुरान बोलो। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अच्छा, थोड़ा सा इसमें स्पेशलाइज सवाल, स्मॉल इंटेस्टाइन के वो कौन सा पार्ट है जिसमें डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, लगभग डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इन तीनों पार्ट में से वो कौन सा पार्ट है जिसमें डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है? इज इट इलियम या जेजुनम है? इन दोनों में से है। तो ड्यूडेनम तो 30 सेंटीमीटर जैसा ही है, तो फिर क्या है, कौन बता रहा है? ये ये तीनों में होता है कंप्लीट, लगभग कंप्लीट, एक में आध। बता दो बेटा, तुम बताओ, तुम इज्जत रख लो इस क्लास की। ड्यूडेनम में हो जाता है, ड्यूडेनम में हो जाता है कंप्लीट, लगभग, है ना। अब उसके लिए जरूरी है कि ड्यूडेनम में पूरे के पूरे जो जूस है, डाइजेस्टिव जूस, वो आए, तभी तो कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो चलो अब आते हैं अपनी तरफ, जहां से हम शुरू करने जा रहे थे बात को। स्टमक में तो आपने देख लिया क्या क्या आया, है ना। ये टोपी वाला बच्चा कुछ आज परेशान सा लग रहा है मुझे, हैं? खड़ा हो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अफजल, कुछ परेशानी है? यार तुम्हारे, तुम लोग नाम इतने मुश्किल मुश्किल रख लेते हो, मेरे से बोले नहीं जाते हैं। मैं, हाँ बताओ, कुछ दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? चलिए बैठिए। स्टमक के भीतर जो, स्टमक किसकी मेन साइट है? दो चीजों की मेन साइट होती है। नंबर एक, स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? स्टमक से शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, पेप्सिनोजन एंजाइम को कौन सा फैक्टर एक्टिवेट करता है, एक्टिव रूप में लाता है? वो कौन सा फैक्टर है जो पेप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिव कर देता है? कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो पेप्सिनोजन से उसे किसमें कन्वर्ट कर देता है? पेप्सिन में। और ये पेप्सिन जब प्रोटीन के ऊपर कार्य करता है, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स काफी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें कुछ स्थानों पर कुछ बड़े बड़े बॉन्ड से तोड़ देता है। यानी जो प्रोटीन है उसे तोड़ देता है प्रोटीएज में, पेप्टाइड्स में एंड पेप्टॉन्स में, ठीक है, इनमें तोड़ दिया जाता है। कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, केवल बड़े बड़े जो बंद है उसे छोटे छोटे बंदों में क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं प्रोटीन के छोटे छोटे, ठीक है, एक तरह से ये समझिए। तो ये टुकड़े इनकी इकाई के आधार पर क्या कहलाते हैं? प्रोटीएज कहलाते हैं, पेप्टॉन्स कहलाते हैं, पेप्टाइड्स कहलाते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं वास्तव में, ठीक है, बॉन्ड्स का। अब ऐसा ही काम बच्चों के उसमें रेनिन करता है, प्रोरेनिन रूप में होता है, ये भी रेनिन रूप में आता है ना। जब पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है, तो ये पेप्सिन अपने आप से एक ऑटो कैटलिस्ट की तरह कार्य करने लगता है, मैंने बताया था। और बाद में जो बहुत सारा पेप्सिनोजन है उसे एक्टिव पेप्सिन में बदलना शुरू कर देता है, प्रोरेनिन को भी रेनिन में बदलना शुरू कर देता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक मीडिया जरूरी है, मीडिया एसिडिक नहीं हो तो ये काम नहीं करेगा। पेप्सिनोजन एंजाइम डुओडेनम में जाकर काम करना क्यों बंद कर देता है? इसका कारण यही है, क्योंकि डुओडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पीएच है वो 7.8 है, एल्कली मीडिया हो गया। क्या हो गया? और ये हाईली एसिडिक मीडिया में एक्टिव रहता है। 5 से ऊपर अगर पीएच हो जाएगी तो पेप्सिन बंद कर देगा काम करना, ठीक है नहीं।
तो ये तो हाईली एसिडिक में काम करने वाला है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर पेप्सिन काम नहीं करता, वहीं तक काम करता है। ठीक है, अब जो एंजाइम एक्टिवेट हो गया रेनिन, ये क्या काम करेगा भाई? आप में है रेनिन? किसी में नहीं है, खत्म हो जाता है लगभग, कुछ में रह जाता है जिनमें दूध पीने की आदत रहती है, बच जाता है, थोड़ा बहुत सीक्रेट होता रहता है ना, उनमें रहता है। ये क्या काम करता है बच्चों में? कौन सी प्रोटीन को बदलता, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? कैसीन प्रोटीन को किसमें बदल देता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट में जब बदल देता है, फिर इसके ऊपर पेप्सिन का काम होगा, और फिर वो इसे किसमें तोड़ देगा? वही प्रोटीएज पेप्टॉन्स पेप्टाइड में तोड़ देगा। ठीक है, अब ये सारा का सारा आ जाता है कहां पर? डुओडेनम में। डुओडेनम में कितने डाइजेस्टिव जूस आते हैं? कौन बच्चा बताएगा? डुओडेनम किस आकार की संरचना है? इंग्लिश के सी के आकार के, इंग्लिश वर्णमाला के सी के आकार की एक संरचना है, ये मैंने थोड़ी सी बड़ी करके बना दी। अब इसके अंदर कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस बेटा आ रहे हैं? कौन कौन से हैं आ रहे हैं डाइजेस्टिव जूस इसमें? कौन कौन से आ रहे हैं? पैंकेटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस किसने बोला? एक गैस्ट्रिक जूस की आवाज भी आई, गैस्ट्रिक जूस है? इसकी सब में बोलना है जैसे देखो, गैस्ट्रिक जूस मैंने बताया था आएगा, लेकिन काम नहीं करेगा, वो तो काइम के साथ आ ही गया, काइम के साथ जितना मिल गया था वो तो उसे आना ही आना है। कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस आ रहे हैं जो डुओडेनम में काम करेंगे? 3 है मेन। कितने हैं? नंबर 1 पाइल जूस, नंबर 2 पैंकेटिक जूस, नंबर 3 इंटेस्टिनल जूस या सक्कस एंट्रिकस, है ना? इंटेस्टिनल जूस या सक्कस एंट्रिकस इसका नाम है। ये 3 जूस आएंगे, और जब ये 3 जूस आएंगे तो इन तीनों जूस के एंजाइम भी आएंगे इसमें, है ना? 3 जूस के एंजाइम भी आएंगे। बेटा बाइल जूस का कौन सा एंजाइम आता है इसमें? बाइल जूस का कौन सा एंजाइम आता है, कोई बताएगा? आज बता दो, बाइल जूस का कौन सा एंजाइम आता है? पेप्सी ट्रिप्सोनोजन बाइल जूस में बनता है? नहीं बेटा, कुछ गलत हो रहा है। बाइल जूस से कौन सा एंजाइम आता है? 2 हाथ खड़े, हाँ। उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, तो बाइल जूस में होता क्या है फिर? बताओ, बाइल जूस का कंपोजिशन बताओ मुझे, कौन बताएगा? बाइल जूस में बाइल पिगमेंट नाम ले दो, फिर वो तो अगले सवाल पूछूंगा। बाइल पिगमेंट से भी काम चल जाएगा। क्या क्या होता है बाइल जूस में? वाटर है, वाटर तो मेन है जिसमें सब घुले में। उसके बाद क्या है? बाइल पिगमेंट है। क्या है? बाइल पिगमेंट है। बाइल सॉल्ट्स हैं, और क्या है उसके अलावा? कोलेस्ट्रोल है, और फास्फोलिपिड्स है। क्या है? फास्फोलिपिड्स। आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं सारी चीज, मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया। अच्छा, इसमें जो बाइल पिगमेंट है बेटा 2 हैं, वो भी नाम दिए एनसीईआरटी में। किसे याद है वो? हाँ बेटा बताओ। बाइलीरुबिन एंड बाइलीविरिडिन, इनमें से एक के कारण तो बाइल का रंग ग्रीन रहता है, ग्रीन कलर देगा, और एक के कारण येलो हो जाता है। तो बताओगे मुझे किसके? क्लियर? किसी को कोई शक? एक सवाल का जवाब बता दो मुझे। जब हमें जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, तो हमारे ब्लड में कौन सा पिगमेंट मिल जाता है? बाइलिरुबिन, क्योंकि दैट इज येलो इन कलर। क्लियर हुई बात या नहीं? चलिए, जॉन्डिस तो पीलिया, पीला रंग हो जाता है।
अब इसके अंदर तो ये कंपोनेंट है, जब इसके अंदर कोई बाइल डाइजेस्टिव जूस ही नहीं है तो फिर क्या फायदा इसका, बताओ भाई। हमने कहा बाइल पिगमेंट में कोई, अच्छा एक चीज और है, ये बाइल पिगमेंट बनता कहाँ है, किडनी में, किडनी में, लीवर में, है ना, कहाँ बनता है। अब जब लीवर से आया तो मुझे लीवर याद आने लगा, तुमने लीवर का नाम ले दिया तो लीवर है, लीवर के सवाल इधर से, और लड़कियां बताएंगी अब, 2 3 1 2 3 4 5, 5 ने जवाब दे दिया था, अब गर्ल्स बताएंगी, बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं मैं, लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, कोई बताएं इनके अलावा। आपका भी नंबर आएगा अभी, जब ये नहीं बता पाएंगे तो आपसे पूछेंगे, फिर बीच में आएंगे। हाँ, लोब या लोब्यूल्स, तुम तो बता ही रहे हो, लोब्यूल्स, कौन से लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल्स क्या होते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर, ठीक है। ये हिपैटिक लोब्यूल्स बने किसके हुए हैं और क्या इनका आकार हेक्सागोनल इन शेप है ना, बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है इनके ऊपर पतली सी, क्या नाम है उसका, ग्लीसन्स कैप्सूल, और उसके अंदर हिपेटोसाइट है, कोड की तरह लगी हुई एक रस, है ना, एक कोड की तरह, और इन हिपेटोसाइट में ही कौन बनता है, बाइल जूस बनता है। ये पूरी एक यूनिट हो गई, ये पूरी क्या हो गई, एक यूनिट, इस यूनिट में बनेगा बाइल जूस, वहां से एक डक्ट के द्वारा जाएगा, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो खुल जाएगा लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में, राइट साइड की है तो राइट हिपैटिक डक्ट में खुल जाएगा, है ना, क्लियर। तो हम ये पूछ रहे थे, प्रश्न ये था भाई इसका फायदा क्या है, अच्छा जाएगा कहाँ फिर सारा का सारा बाइल जूस, गोल ब्लैडर में जाएगा। बेटा एक सवाल मेरा अब लड़कों से, इधर वापस आपको छोड़ दे, जब बाइल जूस बन रहा है तो गोल ब्लैडर में जाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट आए विडिनम में, डायरेक्ट आए ना, क्यों स्टोर हो रहा जाके। एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर लिया, अरे फरहान बताओ, वेरी गुड भाई, फरहान के लिए ताली बजा दो, ये सवाल है, हाँ, क्योंकि वो पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं होता, कंसंट्रेट करने के लिए वो गॉल ब्लैडर के भीतर जाता है, और गॉल ब्लैडर के द्वारा फिर कौन सी डक्ट है उसे, गॉल ब्लैडर से कौन सी डक्ट लेकर आई है, सिस्टिक डक्ट लेकर आई है, कौन सी डक्ट लेकर आई है, सिस्टिक डक्ट में लाके उसे कहां छोड़ दिया, कॉमन हिपैटिक डक्ट में, और ये सिस्टिक डक्ट कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके क्या बना लेते हैं आपस में, कॉमन बाइल डक्ट, क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट है और हमारी पैंक्रियाज से जो डक्ट आ रही है, ये दोनों आपस में मिलती है और मिलकर क्या बना लेती हैं, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, और इसका सिरा जो किसमें खुलता है, डुओडेनम में खुलता है, वो जाता है थोड़ा सा फूल बैक है, और उस पर ही होता है इंस्पेक्टर ओडाई, और इसे हम कहते हैं क्या, हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, क्लियर। यहां से हमने शुरुआत की थी, आज हमने लेक्चर की शुरुआत यहीं से की थी, है ना, पूछना। अब यहां पर पैंक्रियाटिक जूस का मैंने एक सवाल पूछा था कि भाई क्यों है, ये कौन बताएगा, किसके हेल्प में, हाँ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है ये बाइल जूस। ये लाइपेज को भी थोड़ा, जो लाइपेज है ना, पैंक्रियाटिक लाइपेज जो आया है यहाँ पर, या कोई उसे भी थोड़ा एक्टिवेट करता है, उसे भी एक्टिवेट करना, लेकिन बेसिक काम इसका वही है, क्या, इमल्सिफिकेशन ऑफ
फैट। ठीक हो गया, इमल्सिफिकेशन हो गया फैट का। अब फैट के ऊपर फैट सोल्यूबल रूप में आ गया, अब उसके ऊपर एंजाइम का एक्शन हो सकता है, वरना वो एंजाइम तो घुलते ही ना, क्योंकि वो तो वाटर इनसोल्यूबल है। वाटर क्या है? इनसोल्यूबल है। तो इमल्सिफाइड होने पर अब उस पर एंजाइम एक्शन करेंगे। अब आता है पैंकियाज। क्या आता है? भाई पैंकियाज से पैंकेटिक जूस बनता है? आज का टॉप क्वेश्चन, यानी जो आज के लिए कल मैंने यहीं पे छोड़ा था, पैंकेटिक जूस का कॉम्बिनेशन क्या है, कौन सा बच्चा, पैंकेटिक जूस में क्या क्या होता है, आज आपको इस बात का जवाब देना है। कल हमने लास्ट में यहीं पे छोड़ दी थी बात बता के कि पैंकेटिक जूस में क्या क्या होता है, तो आज वहीं से हम पकड़ रहे हैं बात। वो बच्चा बता रहा है, हाँ जोर से। इंसुलिन होता है। पैंकेटिक जूस पूछा है बेटा मैंने, इंसुलिन होगा। जूस कहाँ आता है, अच्छा ही बताओ, जूस कहाँ आएगा? ल्यूमेन में आएगा। जूस कहाँ आएगा? इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, वो ल्यूमेन में आएगा क्या? वो तो ब्लड में जाएगा सीधा। हार्मोन्स कहाँ जाते हैं? सीधे ब्लड में, बाहर तो नहीं आते ना। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, पैंकेटिक जूस में तो होगा ही नहीं इंसुलिन, भले ही सिक्रीट वहीं से हो रहा है, लेकिन उसमें नहीं होगा। हमारा पैंकियाज उन्हें सिक्रीट तो कर रहा है, वो हार्मोन्स है बेटा। क्या है? जब वो हार्मोन्स है तो हार्मोन सीधे कहाँ जा, एंडोक्राइन ग्लैंड अपने सिक्रीटर को कहाँ छोड़ती है? सीधे ब्लड में। तो ये ब्लड तो नहीं है, ये तो ल्यूमन है, हुआ है, तो यहां तो नहीं आएंगे। हाँ, इस बच्चे ने हाथ खड़ा किया था। इसमें पूरा का पूरा पैकेज है, पूरा का पूरा। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम भी हैं, इसमें प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम भी हैं, इसमें फैट को पचाने वाले एंजाइम भी हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड को पचाने वाले एंजाइम भी हैं। कौन कौन से एंजाइम हैं? बैठो, एक एंजाइम का नाम बताओ। इसमें है ट्रिप्सो, ट्रिप्सो, दूसरा क्या बताया था मैंने? ट्राइमोट्रिप्सोनोजन। तीसरा क्या बताया था? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये तीनों के तीनों प्रोटीन से रिलेटेड है। देखो, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन बनेगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज कार्बोक्सी पेप्टिडेज में चेंज आएगा, ठीक है ना। ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा? ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा? ट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा? काइमोट्रिप्सिन में। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सी पेप्टिन। इन्हें करेगा कौन? तीनों करेगा। करेगा कौन? ये सवाल है आज का। जिसने बताया इसका मतलब उसने कल मेरी बात यहां तक ध्यान से सुन ली थी। एक लड़की ने हाथ खड़ा किया, हाँ बता बेटा। हाँ, एंटीरोकाइनेज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। मुझे यही आशा थी, अगर ये जवाब मुझे मिला तो मैं समझूंगा कि कम से कम एक दो बच्चे ऐसे हैं जो लेक्चर को बहुत फोकसली सुन रहे हैं। बजा दे जिसका मन कर रहा है। हाँ, ये एक देखो, हम ऐसे ही नहीं ताले, देखो पॉइंट आया है ना। एंटीरोकाइनेज कहां से सिक्रीट होता है, चलो वो बता दो कोई। एंटीरोकाइनेज को कौन सिक्रीट करता है? एंटीरोकाइनेज इज सिक्रीटेड बाय म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन करता है इसे? स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा से लीड करता है। बेटा ये पॉइंट में टुकड़ों टुकड़ों में पूछते हैं ना, आपको ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे ऐसे ही आते हैं, है ना, इसलिए आपसे ऐसे टुकड़ों में पूछा जाता है। तो इसलिए डाइजेशन को आपका मजबूत किया जा रहा है कि आपका डाइजेशन क्या हो? मजबूत हो। तो भैया कितने सारे एंजाइम आ गए यहां से, पहले इन्हीं का एक्शन देख लें, इन्हीं का एक्शन देख लें, हैं? चलो, ट्रिप्सिन हो, काइमोट्रिप्सिन हो, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो। ये एंजाइम किस पे काम कर रहे हैं? आमाशय में, स्टमक में क्या क्या टूट चुका था? प्रोटीन, प्रोटीन टूट चुका था प्रोटीएज में,
पेप्टाइड में एंड पेप्टोन्स में। ये तीनों उस पर काम करते हैं और इन्हें अंत में ले आते हैं डाईपेप्टाइड में। किसमें तोड़ देते हैं? डाईपेप्टाइड में। तीनों के नाम लिख दो उनके, है ना? कौन कौन है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये किसमें तोड़ दिया? डाई पेप्टाइड। जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लोगे आप तो पता लग जाएगा आपको कि ये क्या चीज है। थोड़ा सा और अंदाजा हो जाएगा आपको। जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे आपको तो अंदाजा हो जाएगा कि भैया ये क्या चीज है। ठीक है, प्रोटीन का काम खत्म हुआ, खल्लास हुआ। इसके बाद अब कौन है? हाँ, पैंकेटिक लाइपेज। पैंकेटिक लाइपेज जो है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील लाइपेज है। सबसे ज्यादा क्रियाशील लाइपेज है। जो आपने इमल्सिफाइड फैट हो गई है, जिसे बाइल जूस ने इमल्सीकृत कर दिया है, तो यहां पे लिखेंगे इमल्सीकृत वसा। इमल्सीकृत वसा के ऊपर काम किसने किया? लाइपेज ने, पैंकेटिक लाइपेज ने। और बेटा इसे वो तोड़ेगा पहले। देखो मैंने बताया था जो फैट होते हैं वो लिपिड है। कौन से लिपिड है? ट्राइग्लिसराइड। कौन से लिपिड है? ट्राइग्लिसराइड है। तो भैया लाइपेज जो है ट्राई से सीधा सीधा काम नहीं कर देगा, डाई से इसे डाई डाई बनाएगा, डाई से फिर थोड़ा सा मोनो बना देता। पैंकेटिक जूस से थोड़ा सा मोनो क्या बनाता है? ग्लिसराइड। पहले क्या बनाएगा? डाईग्लिसराइड। इमल्सीकृत फैट क्या है बेटा? ट्राइग्लिसराइड है। क्या है? और इसके ऊपर लाइपेज की क्रिया हुई। तीन है इसमें ग्लिसराइड, तीन ग्लिसरीन है। कितने ग्लिसरीन है? तीन में से एक निकाल दिया, कितने हो गए? क्या बन गया? ये डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड में से एक और निकाल दिया, कितना रह गया? समझ में आई बात या नहीं? डाइग्लिसराइड एंड देन मोनोग्लिसराइड। समझ में आ रहा है इतना या नहीं आया? कौन काम कर रहा है? लाइपेज। फैट को बचाना है जो आपने खा लिया उल्टा सीधा। और कहीं दावत फंस जाए आपकी तो ठूस ठूस के खा लेते हैं, आपके दिमाग है बस। तो भैया परेशानी है किसे? लीवर को। परेशानी किसे है? परेशानी किसे? आपके ड्यूडेनम को। बचाओ भाई, हमने तो खा लिया, अब तुम्हारा काम है। चलिए, इमल्सीकृत फैट ये काम करेगा। इसके ऊपर फैट के ऊपर लाइपेज का एक्शन ये हो गया। एमाइलेज भी है। कौन है? एमाइलेज। एमाइलेज क्या है? एमाइलेज वो एंजाइम्स हैं जो पॉलीसेक्राइड्स पर कार्य करते हैं और पॉलीसेक्राइड्स को लाकर डाइसेक्राइड्स में फेंक देते। किसमें फेंक देते हैं? अब एक मोटा देखो, यह है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कौन होता है? स्टार्च है। कौन है? हाँ। अब एक सवाल आ गया मुझे दिमाग में, तुम्हें बिठाने के लिए मेरे एकदम दिमाग में। जब मैंने बताया था टाइलिन एंजाइम किस पे काम करता है? स्टार्च पे। कैसी स्टार्च पे? कुक्ड पे। वेरी, कौन बोला कुक्ड? ये याद रखता है, ये पॉइंट पे करता है, इसका मतलब कुक्ड पे करता है। लेकिन ये जो हमारा एमाइलेज है किसका? पैंकेटिक जूस का, ये बिना कुक्ड पे भी काम करता है। ये फर्क है वहां और यहाँ। ठीक है नहीं? अगर आप चावल खा लेना, एक चावल तो ऐसे उबले हुए खाए, और कभी कभी आप गए कि भाई हाँ चावल ठीक है, दुकान पे गए साफ के और एक उनका मार गए चावल का स्टार्च का फुल, वो तो कुक्ड नहीं है, तो उसे पचाने की जिम्मेदारी अब किसकी हो जाती है? पैंकेटिक एमाइलेज की। ठीक है, तो ये बेटा एमाइलेज है। इसके ऊपर ये कर रहा है
सैकराइड्स पे सर हाँ जी मतलब कि पका और बिना पके स्टार्ट तो स्ट्रक्चर पे फर्क होता है। हाँ जी तो सर जो सर फिर अचानक कैसे हुआ? कौन और आप बता रहे सर वो तो सर उसकी कैसे बताया जा रहा है कि स्टार्ट पका हुआ है बिना पका? आपकी टॉयलेट में एक हल्का सा निशान है किसी चीज का, ठीक है। आपने कहा ठीक है यार, इसमें तो हम वो कोलिन आता है या दूसरा आता है, कम कंसंट्रेटेड चीज है, उसे डाल के वो निशान सा, अब वो निशान बहुत डार्क हो गया, क्या था निशान, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एसिड डालो इसके ऊपर, तो एसिड कोलिन कोलिन से कुछ नहीं होने वाला है, कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो यही अंतर, ठीक है ना। तो एमाइल कोलिसैकेराइड्स को एमाइलेज किसमें तोड़ देता है बेटा? डाइसैकेराइड्स में। इसमें डाइसैकेराइड्स में, ठीक है। अब न्यूक्लियेज भी होते हैं इसमें, न्यूक्लिक एसिड को, आप न्यूक्लिक एसिड खाते हो क्या? अच्छा बताओ, आप न्यूक्लिक एसिड खाते हो? कौन बच्चा खाता है न्यूक्लिक एसिड? इसने खाया, इसने खाया न्यूक्लिक एसिड। आप भी खाते हो न्यूक्लिक एसिड? कोई बच्चा खाता है? सारे खाते हो भाई। कोई भी सेल खाओगे आप, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लिक एसिड है उसमें। जो भी भाई टिश्यू सेल खाओगे तो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं है क्या? तो उसका भी तो डाइजेशन होना है बेटा, या नहीं होना है? तो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लिक एसिड तो जानते हैं ना सब बच्चे, नाम सुना है न्यूक्लिक एसिड का? कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसे किसमें कन्वर्ट कर देगा? न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बताओ, कौन बताएगा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब बात आ गई न्यूक्लियोटाइड की तो यही बता दो यहीं पे, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? तीन चीजें मैंने बनाई, अब याद आ गया उससे, क्या क्या होता है? एक पेंटोज शुगर, शुगर नहीं कहना, पेंटोज शुगर, एक पेंटोज शुगर का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड का, और एक कोई भी नाइट्रोजन बेस। ये तीनों इकाइयां मिलकर क्या बना लेती हैं? न्यूक्लियोटाइड। और जब इनमें से हम फास्फेट को, फास्फोरिक एसिड को अलग कर देते हैं तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में से फिर शुगर को अलग कर देते हैं और बाकी सब चीज को अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से डाइजेशन, ठीक है ना। देखो, हमने कहा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल के ऊपर ला रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से क्या ला रहे हैं? तो अंत में क्या बच गया? शुगर, पेंटोज शुगर मोनोसेक्राइड्स। क्या बच गया? एक तो शुगर बच गई और दूसरा क्या बच गया? नाइट्रोजन बेस बच गया। तो नाइट्रोजन बेस को कोई फिर फर्दर डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, शुगर तो अपने आप डाइजेस्ट रूप में आई गई, वो एब्जॉर्ब होगी सीधी सीधी। तो डाइसैकेराइड न्यूक्लियेज किसमें बदलेगा भैया? न्यूक्लियोटाइड। इसमें न्यूक्लियोटाइडेज भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? न्यूक्लियोटाइड पे। और न्यूक्लियोटाइड पे काम करने वाले किसमें बदल देंगे इसे? न्यूक्लियोसाइड पे। अब मैं तुम्हें एक आसान तरीका बता रहा हूं पैंक्रियाज की जितने भी एंड प्रोडक्ट है उन्हें याद करने का। भाई आपको ये तो पता लग गया, शुगर होगी इसमें पाचन, प्रोटीन का पाचन होगा, फैट का पाचन होगा, न्यूक्लिक एसिड का पाचन होगा। आप इसके एंड जो प्रोडक्ट है उन्हें जरा गौर से देखिए, एक बार गौर से देखो, कौन है? डाइपेप्टाइड। कौन है? डाइग्लिसराइड। और तीसरी कहाँ गई ये? हाँ, कौन है ये? डाइसैकेराइड। और कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं अपनी इसमें? दो, एक शुगर और एक
नाइट्रोजन बेस। तो पैंकेटिक जूस जो है सब चीज को डाई करके छोड़ देता है। सब चीज को क्या करके छोड़ देता है? डाई करके छोड़ देता है। यानी वो ट्राई से लाया कॉम्प्लेक्स फॉर्म से और डाई फॉर्म में लाके उसने छोड़ दिया। अभी इस पे एक एक्शन और होना चाहिए जिससे कि मोनो में आए। एक एक्शन और होना चाहिए जिससे किसमें आए? है ना? पैंकेटिक जूस का तो काम खत्म हुआ। अब से मोनो करने का काम किसका है? सक्कस एंटिकस का इंटेस्टिनल जूस का। मैंने कहा ना 3 जूस हैं, तो भैया इसने काम कर दिया। अब इससे आगे काम होगा यहां पर। और वैसे ही एंजाइम होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना भैया? डाइपेप्टाइडेज होंगे। डाइपेप्टाइडेज जो डाइपेप्टाइड पे काम करेंगे और उसे किस में तोड़ देंगे? एमिनो एसिड में। क्योंकि डाई के बाद जो अंतिम यूनिट है प्रोटीन की वो क्या बन जाती है? एमिनो एसिड। इस पे काम कौन करेगा? डाइपेप्टाइडेज। और किस में आ जाएंगे अंत में? ये एमिनो एसिड में। ये अब ये तो यहां पर अभी है डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड। जहां पर एस्ट्रेज होंगे, क्या होंगे? एस्ट्रेज होंगे। और ये एस्ट्रेज इसे किस में तोड़ देंगे बेटा? एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट मॉलिक्यूल इज ग्लिसरीन एंड फैटी एसिड। ग्लिसरीन एंड तो फैटी एसिड और ग्लिसरीन में तोड़ देंगे। ये एंड प्रोडक्ट है हमारे किसके? फैट के। कौन कौन? एक बार बोलो। फैटी एसिड और फैटी एसिड और फैटी एसिड के साथ 3 ग्लिसरीन जुड़े हुए हैं तो बन गया फैट मॉलिक्यूल। ये फैटी एसिड, ये 3 ग्लिसरीन। एक ग्लिसरीन अलग हुआ फैटी एसिड एंड 2 ग्लिसरीन रह गए तो क्या बन गया? डाइग्लिसराइड है। और फिर इसके ऊपर एक्शन हुआ एस्ट्रेज का, तो ये भैया ग्लिसरीन अलग और फैटी एसिड 2 थे उनमें भी अलग अलग कर दिया। दोनों फैटी एसिड अलग कर दिया और ग्लिसरीन क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आई। ग्लूकोसाइड्स या डाइसैकराइडेज एंजाइम है ना, के ऊपर काम करने वाले हैं, अलग अलग हैं क्योंकि आप अलग अलग तरह की शुगर खाते हैं। आपकी शुगर कई वैरायटी शुगर खाने में। शुगर में क्या है बेटा? कई वैरायटी है। जरा देख लो इसे क्या क्या खा लेते हो आप उल्टा सीधा। अभी मैं पूछूंगा एक बहुत महत्वपूर्ण जवाब तुम्हारे से रिलेटेड। क्या क्या खाते हो आप? मोमोज सब अपने डिशेस बताने लगे। मैंने एक दिन आपको, असल में चक्कर ये है कि यहाँ पे भी स्क्रीन वाला शुरू नहीं हुआ, वरना डाइजेशन का टॉपिक मैं स्क्रीन पे पढ़ाता हूँ और तब दिखाता कि जो मोमोज चाउमीन जो खा रहे हैं ना उनके ऊपर एक डॉक्टर वो वीडियो भी डाल रखी है मैंने उसमें कि वो डॉक्टर ने कैसे निकालते हैं आपकी आंख को काट के, है ना? कितनी फंसी हुई होती है वो जब वो एक्सीडेंटल रूप पे आती है ना। तो बेटा शुगर मैंने बताया था आपके उसमें माल्टेज है। क्या है? किस पे काम करेगा माल्टेज? माल्टोज शुगर पे काम करेगा। लैक्टेज है, किस पे काम करेगा? लैक्टोज पे काम करेगा। सुक्रेज है, किस पे काम करेगा? ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, माल्टोज सुक्रोज एंड लैक्टोज। जिन बच्चों को दूध पीने की आदत है वो एक अच्छी आदत है। लैक्टेज, जब लैक्टेज काम करता है, लैक्टोज शुगर कहाँ पाई जाती है जानते हैं? मिल्क में होती है। लैक्टोज शुगर कहाँ होती है? हमारे जितने भी हम मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं या मिल्क में है उसमें लैक्टोज शुगर होती है। और लैक्टोज शुगर को ये लैक्टेज एंजाइम को तोड़ देता है ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। डू यू नो? चलो पहले पहले सारे बना दो फिर उसके बाद करूँ। सुक्रोज के ऊपर कौन करेगा?
ट्रेस, और वो किस में तोड़ देगा इसे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सो फ्रैक्टोज। आप जानते हैं शहद में कौन सी शर्करा होती है? तो ये दोनों होती है। शहद के भीतर जो शर्कराएं होती हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसके बाद कौन है? माल्टोज। माल्टोज के ऊपर कौन काम करेगा और ये तोड़ देगा ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस दूसरा भी ग्लूकोज। डाइसेक्राइड्स है भाई, मोनोसेक्राइड्स में टूट रहे हैं। अब इन आपने देखा ग्लूकोज आया यहाँ पर, फ्रक्टोज आया, ग्लैक्टोज आया। आप जानते हैं इनमें से कौन सी शुगर ऐसी है जिसका सबसे फास्ट एब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड में होता है? कोई बच्चा जान रहा है? ग्लूकोज नहीं, वो है ग्लैक्टोज। कौन है? ग्लैक्टोज। और ग्लैक्टोज ही को हम नर्व शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व शुगर कहते हैं, क्योंकि जो माइलिन शीट होती है नर्व सेल्स की, माइलिन शीट होती है नर्व सेल की, उसके बनाने में ये ग्लैक्टोज हेल्प करता है। यानी आपके नर्वस सिस्टम को क्या करता है? चुस्त दुरुस्त करके रखता है। तो ये तभी होगा जब आप लैक्टोज शुगर को खाएंगे। और ये कहाँ है? वो किसी मोमोज में नहीं है, वो किसी चाउमीन में नहीं है, वो उस डिश में है जिसका आप सबसे ज्यादा तिरस्कार करते हैं। आपकी माता जी पढ़ते हैं, अच्छा बेटा बेटी पढ़ रही है, चलो इसे थोड़ी सी चाहिए भाई एक्स्ट्रा, ले बेटा एक गिलास दूध पी ले। लड़के तो फिर भी कर जाते हैं काम, लेकिन ऑलमोस्ट गर्ल्स जो है, आइए सर बैठे नहीं, अच्छा अच्छा आप पढ़ाते हैं। तो मिल्क आपको कहां से मिलेगा? मिल्क में से क्या मिलेगा आपको? गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज हमारी क्या है? सबसे फास्ट एब्जॉर्बिंग शुगर है, सबसे तेजी से। अच्छा इधर आऊं, यहाँ ठीक है। तो सबसे फास्ट एब्जॉर्बिंग शुगर कौन है? गैलेक्टोज है। ठीक है। अब मैंने आपको हनी का भी कंपटीशन कॉम्बिनेशन बताया, तो क्या है उसमें? ठीक है। तो ये बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। जो बच्चे दूध पीते हैं, अपनी मम्मी जब उनकी दूध का गिलास लेके आते हैं कि बेटा मेरे तो बहुत पड़ रहा है, बहुत पड़ रही है, लड़के तो फिर भी पी लेते हैं, लेकिन गर्ल्स जो है दूध के प्रति हेटिंग रखती हैं, नहीं पीती। कितनी लड़कियां दूध पीती हैं? अच्छा ईमानदार से बताओ। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। इन बच्चों के नर्वस, ये क्या है मैं बताऊं इसका फायदा क्या मिलेगा? इनका नर्वस सिस्टम, इनकी एज हो जाएगी लेकिन नर्वस सिस्टम इनका कंट्रोल में रहेगा, काम करेगा, ये ब्लड कम बनेगा, है ना, क्योंकि नर्वस सिस्टम हेल्दी है। आपका जितना नर्वस सिस्टम हेल्दी होगा उतना ही आपकी बॉडी के ऊपर आपकी कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन उतना ही अच्छा होगा। तो दूध पीजिएगा, शुद्ध दूध पिए तो और ज्यादा अच्छी बात है। और भाई मोमोज वगैरह पे जरा अपना ध्यान हटाओ। तुषार ऐसा खड़े हो, ऐसा तुमने 2 साल पहले वायदा किया था एक हमसे कि तुम मोमोज वगैरह नहीं खाओगे। अब 2 साल हो गए छोड़े हुए। 2 साल हो गए पूरे, अब खा रहे हो? ऐसा नहीं खा रहा, देखो इसका रंग भी निकल गया। तो नहीं करवाली पूरा नहीं। और वो तो मोमोज हाँ 6 महीने से चाउमीन 6 महीने पहले खाती थी। और बैठो, अब सुनो क्यों कहता है मैं मना। आप मैं मोमोज खाने को किसी को मना नहीं करता, चाउमीन खाने को किसी, बशर्ते कि वो आपकी घर की साफ सुथरी बनी हुई हो और उसमें मोनोसोडियम ग्लूकोज, जिसे हम क्या कहते हैं, जो आजकल बहुत गिर रहा है, जानते हैं? सर जीरो हैं? अजीनोमोटो। एजिनोमोटो। क्या है? एजिनोमोटो, जिसका एक नया टेस्ट, ये चाइनीज डिश है। चाइनीज आप जानते हैं कैसे कैसे आविष्कार करते हैं, हैं? तो भैया ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब समझते हैं? कार्सिनोजेनिक वो फूड होता है जो कैंसर को बढ़ाता है, कार्स, है ना। और भैया देखो एक बात सुनिए, आजकल डायरेक्ट हमला नहीं करते देश, डायरेक्ट हमला करने की हिम्मत नहीं है किसी में। क्या करेंगे? या तो हमारी जनरेशन को बिगाड़ेंगे, वो उसे नशे में लेके जाएंगे, या उसे शारीरिक रूप से कमजोर करेंगे, है ना। तो नशे का भी प्रेशर है हम पे पूरा, हमारी जनरेशन पे। उसे नशे से बचा के रखना है और उनके स्वास्थ्य को भी ढंग से रखना है। ये एक चुनौती है हमारी पड़ोसियों देशों की तरफ से कि हम आपस में अपने युवाओं को उनसे बचाकर
रखें, जिससे कि वो इस तरह की आदतों में शामिल ना हो, ना फंसे, है ना। Yes, sir. चलिए, तो भैया काम हो गया, डाइजेशन पूरा हो गया। डाइजेशन के बाद आपको मिल गया ग्लूकोज, आपको मिल गया कौन, ग्लैक्टोज, आपको मिल गया कौन, फ्रक्टोज, आपको मिल गया फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन, आपको मिल गए एमिनो एसिड, आपको मिल गए पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। ठीक, विटामिन का, मिनरल्स का, वाटर का कोई डाइजेशन नहीं होता। डुओडेनम में जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है बाय द एक कोई चीज छूटी तो नहीं है, नहीं हो गया, हाँ, बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये कहाँ भेज दिया जाता है, किसमें भेज दिया जाता है, जेजुनम में। और जेजुनम में क्या होता है हाँ, कल मैं एक बात बता रहा था, मैं बता रहा था ये जो कुछ नाम है ना, जैसे डुओडेनम है, क्या है, डुओडेनम है, ये डुओ का मतलब होता है 10, डुओ का मतलब क्या होता है 10। तो जब मिस्र में आदमी का सांचा खोला गया और इस संरचना को देखा गया तो वो 10 उंगली जितनी थी बड़ी, तो नेम आ गया डुओडेनम। और चूंकि उससे अगला जेजुनम का मतलब होता है खाली, एम्प्टी। जेजुनम का मतलब क्या होता है, एम्प्टी, खाली, है ना। अब क्योंकि इस पार्ट में पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है फूड, हमारा लगभग मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है किसमें, देखो दो बातें हैं, डाइजेशन किसमें कंप्लीट मैक्सिमम, डुओडेनम में, एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कंप्लीट किसमें, तो इसलिए ये हिस्सा खाली रहता है, बाकी फिर इलियम की तरफ धकेल दिया जाता है ना। तो ये कुछ नाम है, हालांकि इनका हमारे से इतना, ये ओलंपियाड वगैरह के लेवल के तो सवाल हैं, आपके लेवल के सवाल ये नहीं है। तो इस तरह से जाता है बेटा। और अब यहाँ पे हो जाता है एक प्रोसेस शुरू, वो है उसका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का अवशोषण, भोजन का अवशोषण। अवशोषण से क्या मतलब है बताओ, अवशोषण किसी चीज लेना, सोख किसी चीज को अंतर सोख लेना, अंदर सोख लेना, यहाँ पे ब्लड के अंदर सोखी जाती है चीज, है ना। ब्लड के अंदर ये सारी चीजें जितना आपने डाइजेशन किया है, इसके बाद इनका एब्जॉर्प्शन शुरू होगा। और ये कहाँ शुरू होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, किसमें, अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि भैया एब्जॉर्प्शन क्या यहाँ से शुरू होता है, नहीं, एब्जॉर्प्शन तो बक्कल कैविटी से शुरू हो जाता है। एब्जॉर्प्शन कहां से शुरू हो जाता है, अब आपकी एनसीईआरटी में एक तालिका बनी हुई है, उसे खोलिए, एब्जॉर्प्शन की तालिका देखिए, उसमें सबसे ऊपर हेडिंग क्या डला हुआ है, बक्कल कैविटी। आपने देखा होगा कुछ मेडिसिन है, जैसे आपने देखा जब हार्ट अटैक आने वाला होता है, आ जाता है, तो एक दवाई जीभ के नीचे रख ली जाती है, रखते हैं ना, रखते हैं कि नहीं रखते हैं, सॉर्बिटॉल रखते हैं, वो नाइट्रस ऑक्साइड से बनी हुई, उनमें नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, तो ये सीधी की सीधी एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बक्कल कैविटी में, है ना। तो कुछ मेडिसिन देखा होगा उसमें लिखा भी हुआ है, कुछ सम मेडिसिन आर एब्जॉर्ब्ड इन आवर बक्कल कैविटी, क्लियर भैया, बक्कल कैविटी में होगा। स्टमक में आओ, स्टमक में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं, और थोड़ा सा पानी, और मेन क्या, अल्कोहल, है ना, अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल। आपने देखा होगा जो लोग ड्रिंक्स करते हैं, क्या करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ड्रिंक्स के साथ ड्रिंक थोड़ी सी होती है और खाने का सामान बहुत सारा रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो जानते हैं इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि ये अल्कोहल हमारे स्टमक में सीधा एब्जॉर्ब हो जाता है, और सीधा एब्जॉर्ब होगा तो किसमें पहुंच जाएगा, ब्लड में, है ना। तो यानी कि उन्हें जो नशा है वो तुरंत हो जाएगा, इसलिए ये एब्जॉर्प्शन डिले हो, धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो, तो फैटी फूड उसके साथ खाते हैं, क्या खाते हैं, फैटी फूड्स, बहुत सारी चीजें खाते हैं उसके साथ, जिससे कि अब उसका एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होगा, तो नशा भी क्या होगा, धीरे धीरे होगा।
लेकिन है अब अभी वो हाँ वो बैड इफेक्ट भी बता रहा हूँ। अब कुछ लोगों ने अब हमारे मजदूर लोगों पे आ जाओ, जो हमारे लोग बहुत से मजदूरी करते हैं, अब वो दूध नहीं पीते। पहले एक आपने देखा जब हम छोटे थे तो एक कल्चर थी शहर में कि हर जगह दूध के कढ़ाई होते थे। जी सर। और जो हमारे मजदूर लोग जो जितना भी काम करते हैं दुकानों पे या इधर उधर, जब भी उनकी खत्म हुई तो वो वहीं पर पहुंचते थे, और वहां पर पहुंचकर वो कम से कम अपनी जो कमाई है उसका 1/3 इन्वेस्ट करते थे अपनी बॉडी के ऊपर, क्योंकि भाई मस्कुलर मसल्स हैं, वो स्वस्थ रहेंगी तो वो अगले दिन मजदूरी पे जाएंगे, वो जितना स्वस्थ रहेंगी उतना लंबा वो मजदूरी कर पाएंगे। एक सिद्धांत था और बहुत सही सिद्धांत था, और वो दूध पीते थे। ठीक, घर वालों की तरफ से उन्हें बिल्कुल उतना बजट अलाउ था कि भाई ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये मजदूरी कर रहे हैं तो इन्हें इतना भोजन चाहिए ही चाहिए, एक्स्ट्रा फीड चाहिए ही चाहिए, वरना तभी ये कल को करेंगे। अब उसका बिगड़ा हुआ रूप आ गया। अब उन्होंने क्या काम किया कि वो दूध की दुकानें तो गई बंद, वो धीरे धीरे बंद हो गई जब उनपे मजदूरों ने, और दूसरी दुकानें खुल गई, है ना। सर अब वो दूसरी दुकानें खुल गई तो अब देखिए वो क्या करते हैं, नशा करने लगे। क्या करने लगे? और नशा करने के लिए उनका जो चखना है ना, चखना क्या है वो, आप देखेंगे कुछ मामले में तो इतना है कि नमक लेके कर लेते हैं काम, सर कुछ नमक के साथ कर जाते हैं काम। अब बताइए, एक तो अल्कोहल, ऊपर से नमक, स्टमक का कैंसर होना ही होना है। बचेंगे? नहीं बच पाए, है ना, क्योंकि इतना अल्कोहल कंजम करके कहाँ जाएंगे। तो ये हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हाँ जी, इस बच्चे ने पूछा है नींबू से नशा क्यों उतरता है। नींबू से नशा इसलिए उतरता है, जो अल्कोहल का OH है उसका जो साइट्रिक एसिड है वो उसे कुछ मात्रा में, सारा नहीं कुछ मात्रा में डिसॉल्व कर लेता है, तोड़ देता है, तो वो अल्कोहल अल्कोहल नहीं रहता, दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। बस मुझे ये यहाँ पे मैं नशे पे आज लेक्चर नहीं है मेरा, ये देखो कितने एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, नए नए एक्सपीरियंस बता रहे हैं। इसे चाय भी पिला देते हैं, उसे यानी पूरी की पूरी। चलो, तो एब्जॉर्प्शन हुआ स्टमक में, स्टमक के बाद आएगा बेटा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे ज्यादा जो सबसे मेन जो है एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। ये बात ध्यान में रख ले, किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, कैसे कैसे होता है जरा ये देखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा उसमें? ग्लूकोज। अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन 3 टाइप से हो सकता है। एक सिंपल डिफ्यूजन, क्या हो सकता है? सिंपल डिफ्यूजन कंसंट्रेट ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। डिफ्यूजन जहां सांद्रता ज्यादा है वहां से कम सांद्रता की ओर मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं? मूवमेंट कर लेते हैं। तो कुछ मात्रा में हमारा शुगर, कुछ मात्रा में एमिनो एसिड, सोडियम आयंस जैसे जो है सिंपल जो है डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ? अच्छा, उस अंग का नाम बताएंगे मुझे? हमारी एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा अंग है जो फूड का एब्जॉर्प्शन करता है? विलाई। कौन है? विलाई। इसके लिए कौन बनी हुई है? विलाई बनी हुई है ना, विलाई है। लैक्टेज है ये इसमें, ब्लड वेसल्स है, मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, और ये एंट्रोसाइट्स है। इसे कहते हैं डिफ्यूजन के द्वारा। एक होता है फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन। फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डायरेक्ट नहीं होता। अब जैसे सपोज कीजिए आपने कोई गलती कर दी छोटी सी, क्या कर दी? गलती कर दी गलती सी। अब आपको अपने पापा के सामने जाते हुए लग रहा है डर कि गलती को कैसे एक्सेप्ट करें, तो क्या करोगे आप? एक सहारा ढूंढोगे, छोटे भाई का सहारा या मम्मी का सहारा, और उनके साथ साथ चलोगे आप, और अब है ना, और अपनी बात को कहोगे। यस सर। अपनी बात को, यानी आपने एक फैसिलिटी ले ली,
अपनी बात को कहने की एक फैसिलिटी ले लो। ऐसे ही एक फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ ये जुड़ जाती है ना। प्रोटीन के मॉलिक्यूल, अब वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल उन्हें लेके चलता, चल बेटा मैं लेके चल रही तुझे, है चल, कुछ नहीं होने का। तो इसे कहते हैं फैसिलिटेट मूवमेंट। इसके द्वारा भी कुछ प्रोटीन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज आदि का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। वाटर का तो कैसे होता है, अच्छा वाटर के बाद में करेंगे। इसके बाद एक आता है जब हम एनर्जी खर्च करके करते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। यहां पर अब हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। क्या करनी पड़ रही है, एनर्जी, ताकत। क्या है, खींच के ला रहे हैं एनर्जी खर्च करके, चल भाई, है ना, चल। यहाँ पे क्या होता है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट होता है, यानी कम कंसंट्रेशन से ज्यादा की तरफ भागना हो तो भैया पावर लगानी पड़ेगी, ऐसे तो जाएगा नहीं वो। तो हम एक अलग एनर्जी खर्च करके उन मॉलिक्यूल्स को खींच खींच के लेके जाते हैं, जिधर उनकी कंसंट्रेशन कम है उधर से अधिक की तरफ। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव। पानी का तो ऑस्मेटिक, ऑस्मोसिस के द्वारा हो जाता है, ऑस्मेटिक प्रेशर डिफरेंस रहता है, ऑस्मोसिस के द्वारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। मिनरल्स का, विटामिन्स का, एंड बस ये भी सीधे चले जाते हैं एब्जॉर्ब, ठीक है। लेकिन फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन वो सीधे ब्लड में नहीं जाते, वो सीधे ब्लड में नहीं छोड़े जाते। तो कहां जाते हैं, पहले वो जाते हैं बेटा लैक्टेल्स में। कहां जाते हैं, लैक्टेल्स में, जो बीच में एक लस्सी का वाहिनी पड़ी है उसके अंदर जाएंगे वो मॉलिक्यूल, सीधे ब्लड में नहीं जाएंगे, ध्यान रखो। अब ये लैक्टेल इन्हें लेके जाएगी, क्या ये सबसे खतरनाक चीज है खाने की, गंदी चीज थी जो आपने खाई है, जिसे आप बहुत शौक से खाते हैं, है ना भैया, ये फैक्ट है। ये आपकी ब्लड वेसल्स में जम सकती है, आप तो ठूस ठूस के खा लेते हैं, लेकिन आपका शरीर आपका ध्यान रखता है कि जितनी खाइए सारी ब्लड में छोड़ दी गई तो 2-4 दिन में ही कोलेस्ट्रॉल इसका इतना बढ़ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो ये सारा लेके पहले जाया जाता है लीवर के पास। क्या किया जाता है, लीवर के पास से ब्लड होके जाता है, लीवर इसमें से छांट लेता है, अच्छा हाई कंसंट्रेशन का माल इधर आ जाओ, ज्यादा माल इधर आ जाओ, है ना, हल्का माल वापस फिर ब्लड में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, लीवर से फिर ब्लड में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से इनका एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर। इसके बाद क्या होगा भाई, आपने खाना खाया, खाना पच गया, पाचन हो गया उसका, पाचन के बाद खून में मिल भी गया, अब क्या है, क्या होता है, हैं? नहीं उस खाने का क्या हुआ, अभी तो मैंने वो पूछा जो आपके खून में मिला है, खून ले ले घूमेगा उसे, क्या करेगा खून उसे, कोई ले लिए थोड़ा ना घूमेगा खून, अगर वो घूमता रहता तो आपको भूख ही ना लगती। तो हर टिश्यू को सप्लाई कर दिया जाता है, हर टिश्यू को दे दिया जाता है, आपकी बॉडी के हर एक टिश्यू को, और वो टिश्यू उसे उसकी जो सेल है उनमें भेजती है, और सेल के अंदर आपने पढ़ा है प्रोटोप्लाज्म होता है, तो वो एक प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, इट बिकम द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और जब हमारा डाइजेस्टिव फूड प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट बन जाता है, इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन ऑफ फूड। फूड का क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया, स्वांगीकरण हो गया, ठीक है। अब ये तो भाई प्रोटोप्लाज्म बन गया, सेल तक छोड़ा है, उससे आगे तो अब कुछ होने वाला नहीं है। अब वापस आते हैं, अब हाथ पे आ जाते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं क्या कुछ बच गया। जो हमने माल था वो तो हमने खून में सींच लिया, इधर उधर कर लिया, लेकिन जितना आपने खाया सारा अच्छा अच्छा तो नहीं खाया, बहुत गंदा भी खाया, वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड, सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन वहां पर कुछ वाटर को और कुछ साल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और वापस फिर फेंक दिया जाता है किसमें, रेक्टम में। कहाँ फेंक दिया जाता है, रेक्टम को। अब यहाँ पर बहुत सारी काम होते हैं, है ना, बहुत सारे काम होते हैं, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ गैसेस बना देते हैं, कुछ अलग से गैस बना देते हैं, गैसेस के साथ साथ कुछ केमिकल्स भी बना देते हैं जिनमें से फाउल स्मेल आती है। क्या आती है,
फाउल स्मेल आती है, क्योंकि वो और फिर उसे आप क्या कर देते हैं, मल त्याग के रूप में शरीर से बाहर त्याग देते हैं। क्लियर? ये प्रोसेस आपका चलता है कैल्शियम में। कभी कभी आपकी एबनॉर्मलिटी भी आ जाती है। क्या आ जाती है? कुछ एबनॉर्मल, आपको जॉन्डिस हो गया, आपको नहीं कहूंगा मैं, किसी को जॉन्डिस हो गया, है ना, किसी बच्चे को जॉन्डिस हो गया, किसी को, व्हाट विल हैपन, कौन सा ऑर्गन उसका इफेक्ट हुआ? लीवर। लीवर में उसका जो बाइल पिगमेंट है बेटा, उसका जो विखंडन है, क्रैकिंग है, बढ़ जाती है, और एक नया पिगमेंट ब्लड में से, हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, और जब ग्लोबिन टूटता है यानी ब्लड टूट रहा है, ब्लड क्या है, टूट रहा है, और ग्लोबिन में से क्या क्या निकल के आ रहे हैं, बाइलीरुबिन एंड बाइलीरुबिन, तो बाइलीरुबिन बढ़ जाता है, और जब बाइलीरुबिन बढ़ जाता है तो उसकी त्वचा, उसकी आंख, उसका यूरिन येलो होना लगता है। ये तो लीवर में एक बहुत ताकत दी है कि इसकी रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, ये अपने आप को क्या करता है, हिल करता है ना। हिपेटाइटिस में, लीवर सिरोसिस में ये काम हो जाता है। किसी को लीवर सिरोसिस हो तो भैया लीवर काम नहीं करता पूरा। हमारे एक सुपरस्टार हैं, क्या है, सुपर स्टार हैं, वो एक बार एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उनको फिल्म की शूटिंग करते हुए चोट लग गई। अब चोट लगने में उन्हें ब्लड की जरूरत थी, अब ब्लड देने के लिए वहां पे तो हजारों हजार लोगों की लाइन थी। अब कोई गलत ब्लड चढ़ गया उनको, जिसको कि सिरोसिस था, अब वो बीमारी हुई गई। लेकिन वो जिंदा दिल इंसान है, कई सालों से जितना वो अपने जवानी में नहीं कमा रहे थे, अब बुढ़ापे में कमा रहे हैं कई शो कर करके, है ना, लेकिन वो जिंदा दिल है। 25% उनका लीवर काम करता है। नाम तो मुझे नहीं पता है कौन है वो, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो अच्छा कमा रहे हैं, बस। मैंने नहीं पूछा था हमारे से। चलिए, अब लीवर सिरोज है, जॉन्डिस हो जाता है बेटा, तो जॉन्डिस से रिकवर करके फिर हिपेटिक सेल हमारी काम करने लगते हैं, लीवर फिर स्वस्थ होने लगता है, और वापस हम उन्हें जिंदगी में आते हैं, है ना। डायरिया हो जाता है, डायरिया में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाता है, बैक्टीरियल, अच्छा हाँ, एक लाइन एनसीईआरटी की जरूर मैं कोट करना चाहूंगा कि सबसे कॉमन जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी गट है, उसके इन्फ्लेमेशन का सबसे बेसिक रीजन है इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वर्म के द्वारा हो, है ना। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं कि आंतों में सूजन आ रही है, डॉक्टर कह देते हैं ना आंतों में सूजन है इनके, इट मीन्स आंतों में इन्फेक्शन हो गया। आंतों में सूजन का मतलब क्या, आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक आपको खिलाते हैं, आपके सूजन को उतारते हैं। इसलिए हमें खाते वक्त बहुत ध्यान रखना है, कहीं पर भी कैसा भी नहीं खा लेना। अच्छा देखो, पहले और अब के खाने में आप क्या कहेंगे, दादाजी कहेंगे आपके, या कोई बुजुर्ग नाना जी होंगे, अरे हमारे जमाने में कौन इतना ध्यान रखता था, कौन इतनी सफाई, कौन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस टाइम पे जरूरत भी नहीं थी। क्यों नहीं थी जरूरत? उस टाइम पे बच्चों, ये सीवर नहीं थे जो आपके सीवर घरों के बाहर ही निकलते हैं, है ना, नलों का पानी नहीं आता था इनसे, जिसमें सीवर का पानी भी मिक्स होके आ जाता है, समझ रहे भाई, लीकेज हो जाए, अब पता है कि सीवर की लाइन है, वहीं से पता लगा पानी की लाइन भी चली गई, अब सीवर की लाइन तो नीचे है, वो लीक कर रही है, तो पानी तो ऊपर ही आना है। कहीं गलती से आपकी जो पानी की सप्लाई है उसमें भी लीकेज आ गया, अब वो लीकेज तो वहां पे आएगी, वहां से आपके मुंह में जाएगा ना। इसलिए अब थोड़ी सावधानी जरूरी हो गई। अभी ऐसे ही आप दुकान पे गए, पहले सब्जियां वगैरह अच्छी पानी में धो के रखी जाती, अब मूली में आप देखो ढमलने में मूली धो के ताजी बना के सामने आ गई है। आप गए बाजार में, अच्छा मूली बहुत वाइट है, क्या रेट है भाई? अरे भाई कीटाणु खा गया तू दुनिया में, जरा सी है गाजर खा गया एक उसकी, तो गाजर नहीं खाई भाई तुमने, कीटाणु खा लिया, डॉक्टर को देगा 500-600 रुपए फीस देगा, और उतनी की वो दवाई देगा, है, और 10-12 दिन परेशान रहेगा, वो अलग, है ना। तो बच्चों, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं हमें अपने खाने की हैबिट में ध्यान रखना है। आप जब बैठते हैं यहाँ पर, मैं देखता हूँ बच्चे बड़े मजे से खाते हैं, हाथ कोई नहीं धोता,
जबकि हैंड वॉश के आपको बहुत सारे लेक्चर हम जब स्कूल में होते हैं देते हैं आपको, बच्चों हैंड वॉश करके खाया करो, वो थोड़े दिन तो याद रहते हैं आपको, जब आप बड़े होते हैं जवान हो जाते हैं, अरे छोड़ो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी है, लेकिन ये इम्यूनिटी हमेशा नहीं रहने वाली, डाउन हो जाएगी, और जब ये आपकी आदत आपको ले डूबेगी, है ना बेटा। तो इसलिए साफ रहना चाहिए, डायरिया से बचना चाहिए, इन्फेक्शन से बचना चाहिए, ठीक है। डायरिया में क्या है, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम हो जाता है, बार बार मोशन होते हैं, बार बार क्या होते हैं, मोशन होने लगते हैं। अब बार बार मोशन हो तो एक बढ़िया चीज तो है नहीं, इसका उल्टा भी हो जाता है, पॉजिटिव कब्ज हो जाता है ना, मूवमेंट कम हुआ, पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया, 3 दिन से लगा हुआ हूँ, पेट साफ नहीं होगा, है ना। उससे छान करने के वो भी हाँ, वो बहुत सी एबनॉर्मलिटी आ जाती है ना बेटा, तो ये सब एबनॉर्मलिटी चल रही है। एक होता है वोमिटिंग, वोमिटिंग का सेंटर कहाँ होता है बताओ जरा, मेडुला में, सेंटर कहाँ होता है, मेडुला में, जो आपके मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, स्टमक के ऊपर प्रेशर डलता है और आपने जो खाया है वो उलट देते हैं। उल्टी एक अच्छी चीज है, आपको उल्टी हुई है तो इसका मतलब इससे पता लग गया आप कुछ गलत खा चुके हैं आज, या कुछ गलत हो गया आपके साथ, आपका पेट उसे स्वीकार नहीं कर रहा है ना। तो आप उल्टी करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एंटीबायोटिक जरूर देगा, अच्छा उल्टी हुई है क्या डॉक्टर साहब, ऐसी होगी एसिड की थी, कहेगा नहीं उल्टी हुई है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, तो एंटीबायोटिक तो बनती है इससे। बट सर में जब चोट मिल जाती है तब उल्टी जब मेडुला अगर इफेक्ट, कोई एक्सीडेंट है और मेडुला इफेक्ट हो जाए तो भी आपको उल्टी आ जाएगी, क्योंकि उसके कंट्रोलिंग वहां पर है, मेडुला पे, जो हमारा हिंड ब्रेन है उसके ऊपर उसका कंट्रोल है, वहां लग जाए तब भी आपको उल्टी आ जाती है। कभी कभी आप क्या होते हो, बहुत विभत्स दृश्य देख लेते हो, है ना, क्या देख लेते हो, हमारे साथ हुआ है ये घटना, 2013 की बात है शायद, बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे तो हम अपने घर से स्कूटी पे थे, एक बच्ची भी अपने पेरेंट फादर के साथ मोटरसाइकिल पे थी, और जहां हमारा कोर्ट रोड पे जहां कोर्ट है उधर से एक ट्रक आया और ट्रक उन्हें क्रश करता हुआ चला गया। अब क्रश करते ही वहां पर सबसे पहले तो हम लोग इकट्ठे, मैंने कहा भाई लेट तो हो रहे हैं लेकिन ये तो मसला बहुत है, बहुत जल्दी से भाग के 2 जनों ने तो उस ट्रक वाले को पकड़ा, वो तो कर चुका काम, लेकिन उससे पहले जरूरत थी कि इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, तो वहीं पे हमेशा पुलिस रहती है ना। तो बट उनके फादर तो ऑन द स्पॉट ही हो गई, मतलब इस तरह से चल के गया था, हमने जब दृश्य वो देखा तो कई दिन तक तो हमने खाना नहीं खाया ढंग से, वही दृश्य आ जाता था सामने, तो हाँ हमारा सेंटर बिगड़ गया, मेडुला बिगड़ जाता है, तो आपको उल्टी आ जाती है, कभी कभी कोई दृश्य देखे, कोई स्मेल सुन के उल्टी आ जाती है, इतनी गंदी स्मेल, उल्टी करने लगते हैं आप लोग, तो ये सब वहां का डिस्टरबेंस हो जाता है मेडुला, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो आप में इनडाइजेशन हो जाता है, ये तो आम बीमारी चल रही है आपकी, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या है, आपके जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर नहीं सिक्रीट हो रहे, और जब वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं होंगे तो क्या करेंगे, डाइजेस्ट नहीं करेंगे, आपने थोड़ा सा खाया पेट भारी है, गैस है, एसिड है, आज रात का खाना नहीं खाने का, आज रात का खाना नहीं खाऊंगा मैं, नहीं खाऊंगी मैं, क्यों भाई, हाँ, ज्यादा आपने हैवी कहीं ग्रिस्ट भोजन कर ली, आपका एलिमेंट्री कैनाल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हेल्दी आदत डालिए, अभी से हेल्दी बनना शुरू कीजिए, जो युवावस्था में हेल्दी रहता है ना तो चिर काल तक युवा बना रहता है, चिरकाल तक क्या बना रहता है, युवा बना रहता है ना। अच्छी आदतें डालिए खाने पीने की, तो भैया इस तरह से हमारा डाइजेशन होता है? न्यूट्रिशन समाप्त हो जाता है, न्यूट्रिशन के स्टेप आपने देख लिए, न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले बताया था इंजेशन है, इंजेशन के बाद डाइजेशन है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन है, और इजेशन, क्लियर। हालांकि आज हमने सुनने के लिए कहा था आपसे, है ना, बच्चे हमें याद सब रहता है, वो बात अलग है कि हम भूलने की एक्टिंग करें, याद हमें सब रहता है ना, जो हम काम देके वो याद नहीं रहेगा क्या, लेकिन कभी कभी भूल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा हम एक्टिंग ही करते हैं, कभी कभी वास्तव में भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, कोई बच्चा याद दिला देता है तो आ जाता है ऑन द स्पॉट याद। तो अच्छी बात है बच्चों, लगे रहो, आज आपको डाइजेशन के बारे में
कुछ बातें जरूर याद भी होंगी हैं। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है आपका, ये इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। कल हम हैं, नोट्स भी बना लेना, कल हम सुनेंगे भी, कल हम इस चैप्टर को फिर से सुनेंगे, थोड़ा सा और सुनेंगे आपसे, है ना। सर हमारी जो बोर्ड में है वो नहीं है। क्यों? सर काफी टाइम होगा सर कि बोर्ड नहीं का हम बोटनी क्लास नहीं चल रही है आपकी? आनी नहीं बोटनी वाली मैडम? सर हमारा थर्ड चैप्टर था ना तो हाँ। कंप्लीट नहीं हुआ और 8 चैप्टर पर सर पढ़ाते वो भी कंप्लीट हो गए। 8 चैप्टर 8 पढ़ा रहे 8वां चैप्टर हाँ वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। सर बोर्ड नहीं हो आपकी बोटनी नहीं हो रही, रही। जूलॉजी तो हो रही है ना। वैसा चलो पहले जूलॉजी करते रहो, अभी बोटनी वाले को भी देखते हैं क्यों नहीं हो रही है भाई, कोई है ना। जूलॉजी जूलॉजी में कोई शिकायत हो तो मुझे बताओ, हैं? चीजें याद होती हैं इन बच्चों, लेकिन मुझे आपसे शिकायत है, आप उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे जितनी मैं चाहता हूं आपसे, हैं? नहीं ये तो पढ़ेंगे, गा जो करता है ना। देखो मैं हमेशा कहता हूं, पहले आप तय करो, जिंदगी में तय करो कि आपको बनना क्या है, सब ईमानदारी के साथ। मैं हमेशा ये कहता हूं, और लड़कों तुम्हें खास तौर से, तुम जो है ना हवा में उड़ते हो, और जब तक तुम्हें होश आता है ना, जब तक दुनिया उजड़ चुकी होती है, और फिर तुम कंप्रोमाइज करते हो, एंड यू कंप्रोमाइज एनी जॉब। पहले तो ऊंचे सपने लेते नहीं, शुरू में तो ऐसे ही ढुलमुल रहते हो, इधर उधर खोए रहते हो, फोकस नहीं कर पाते, और जब फोकस करते हो धीरे धीरे तुम्हें मतलब वक्त के थपेड़े पड़ते हैं, और जब तक देर हो चुकी हो, जब तक आप सोचते हो यार इतना टाइम बीत गया, अब तो जो मिल जाए वही कर लो, कहाँ डॉक्टर बन रहे हैं, अब तो कंपाउंडरी मिल रही है वही बहुत है। तो बेटा सपने हमेशा पहले ऊंचे देखो, ख्वाब हमेशा ऊंचा होना चाहिए, डॉक्टर से कम कुछ कंप्लीट कुछ भी नहीं मंजूर, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। पथरी कभी भी कच्चे चावलों से नहीं होती, है ना। क्या सकती है हैं? पथरी होने के लिए बेटा मेनली क्या है, ऑक्जेलिक एसिड जिम्मेदार। क्या है? ऑक्जेलिक एसिड आपके हमारे शरीर में बनता है, कहीं ना कहीं से बन जाता है। अच्छा कुछ जो बाहर से हम चीजें लेते हैं, टमाटर में बहुत ऑक्जेलिक एसिड होता है, पालक में बहुत ऑक्जेलिक एसिड होता है ना। लेकिन नियमित खाएंगे, पानी अच्छी तरह से पिएंगे, कि चीज को जमने ही मत दो, कि चीज को जमने ही मत दो, तो स्टोन नहीं होंगे। आपने गोल्ड ब्लैडर बनाया था आपको? गोल ब्लैडर बनाया था, नहीं सर हमने गोल्ड ब्लैडर हमने ब्लैक बोर्ड में बनाया था, डायग्राम दे रखा है, उसकी ढक्कन नीचे को है सर। हाँ। तो कहते हैं कि हमारी पीठ की नली में पथरी होगी तो खून बाहर आ जाए, वो बाहर नहीं जाए। बहुत बढ़िया सवाल। पथरी बनती कैसे है, जरा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लो। सिस्टिक डक्ट देखिए आपने कैसी है, सीधी सीधी नहीं है, स्पाइरल है, कुछ ट्विस्टेड है। अगर आप उसका एनलार्ज डायग्राम देखेंगे तो उसमें देखेंगे ट्विस्टेड है। अब पथरी आपको ऐसे नहीं बनेगी, ये कण यहाँ पे चिपकना शुरू हुआ, क्या हुआ, जैसे पत्थर बनते हैं ना नदियों में, ऐसे ही फिर दूसरा पत्थर बनना शुरू हुआ, ठीक। अब ये इसके ऊपर ही अगर डिपॉजिट होता रहा तो बड़ा पत्थर बन जाएगा। अब होता ये है कि अब साइड में भी जमने लगा, अब यहाँ पे नीचे सरफेस नहीं है उसके कि ये यहाँ पे जमे, तो अटक जाएगी ये कहीं। क्या हो, बहुत सी पथरियां ऐसी हैं जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर की बनती रहती है, निकल जाती है। डॉक्टर कहता है छोटी पथरी है, पानी ज्यादा सा पियो, निकल जाएगी, पास आउट हो जाएगी। तो ऐसे पास आउट हो जाती हैं, बहुत सी पथरियां पास आउट हो जाती हैं। अगर ऐसे ना पास आउट हो तो हर एक के पथरी बनी पड़ी रहेगी। किसी किसी में भैया रुकावट आ जाती है, नलियां हैं किसी की, सबकी नलियां बिल्कुल एक जैसे एंगल पे नहीं है, किसकी आड़ी तिरछियां भी हैं, तो बनेगी पतली, बन जाती है, ठीक है। बैठिए। तो बच्चों कोई सवाल? कौन सा अब हमारी आपसे अपेक्षा है लड़कियों
का सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है, पता है आपको? Yes, sir. पिछले कुछ सालों से लड़कियां ज्यादा बाजी मार रही हैं नीट में, लड़के कम मार रहे हैं। आपसे रट्टा भी नहीं लगता, आपसे कुछ नहीं लगता, आप केवल ब्लेमिंग हो कि वो ये कर रही है, ये कर रही है। अरे भाई वो कर रही है, चाहे जो कुछ कर रहे हैं, उन्होंने नीट क्रैक कर लिया, है ना? Yes, sir. आपने उन्होंने रट्टा मारा और नीट क्रैक किया, वो उनकी उपलब्धि है। आप पढ़ के भी नहीं कर पाए, ये आपकी फेलियर है, ये आपकी क्या है? थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहें, अपने उद्देश्य को बनाए रखें और अच्छा अच्छा पढ़ें। थैंक यू। Thank you, sir. पढ़ते वक्त अच्छा